अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा सुनामी उठने वाला है, बल्कि उठ चुका हुआ है, जिसने एक बड़े सियासतदान की सियासत को अपने घेरे में ले लिया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंकशाफ है। मरीम नवाज साहिबा आज इस्लामाबाद में बोली हैं और परवेज़ इलाही साहब बड़े अरसे के बाद सामने आए हैं, और जब वो सामने आए तो वो भी उसी सुनामी की जद या सुनामी से मुतासिर होकर बोलने पर मजबूर हुए हैं। ये सारे मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। और ये सुनामी किसने बर्पा किया है, किसने पाकिस्तान के सियासत के समंदर में कोई पत्थर फेंक कर, कोई जलजला पैदा करके एक सुनामी उठा दिया है, जिससे एक बड़े सियासतदान की जो है वो सियासत वो ख़तरे में पड़ चुकी है, वो उसमें घिर चुकी हुई है। अब वो उससे ज़्यादा लहरें उठेंगी सुनामी की, और सुनामी की लहरें फिर आपको पता है कितनी बड़ी होती हैं, और सुनामी किसको पसंद है ये भी आगे चलकर मैं बताऊंगा। तो पहले मेरा ख्याल है आगाज़ कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से। और फिर परवेज़ इलाही साहब को क्या हो गया अचानक कि वो बोल पड़े, नहीं बोल रहे थे, बड़े अरसे से चुप थे। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया है कि अब सब आहिस्ता 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 अपनी लाइन के अगेंस्ट जाकर बातें करना शुरू हो गए। ऐसा क्या हो गया है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यानी वो लोग जो लाइन की दूसरी तरफ से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कौमी असेंबली में खिताब किया। दो हिस्सों पर मबनी उनका खिताब था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वैसे तो खिताब करना था 11 अप्रैल को, जिस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ लिया था। और आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म का हलफ हुआ था, और हलफ होने के बाद वज़ीर आज़म का खिताब हुआ। खिताब जैसे ख़त्म हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करने के लिए, यानी वज़ीर आज़म का खिताब ख़त्म हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो खिताब करने के लिए उनको दावत दी गई। और जैसे उन्होंने दावत दी और अयाज सादिक साहब ने, और अयाज सादिक साहब ने कहा कि जी जनाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करें, तो पीछे से आ गए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब। तो उन्होंने आकर इजलास मुलतवी कर दिया। यानी बिलावल भुट्टो के खिताब की दावत दी जा चुकी थी, लेकिन वो आए पीछे से आकर उन्होंने इजलास मुलतवी किया, और ताकि बिलावल का खिताब ना हो सके, यानी बहुत छोटी छोटी हरकतें करके गए। तो उन हरकतों का भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज के खिताब में जिक्र किया। लेकिन बतौर फॉरेन मिनिस्टर कश्मीर के मामले पर उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया तकरीबन 11 - 11.5 मिनट का, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो कश्मीर के मुतल्लिक पॉलिसी है, और ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान मोदी ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी, तो जिस पर उस वक्त कौमी असेंबली के इजलास में तब के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मोदी कश्मीर हड़प कर रहा है और ये चुप करके बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ने, जो वज़ीर आज़म के तौर पर पहली बार अपोजिशन की तकरीरें सुनने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा तो मैं क्या करूँ, तो मैं जंग छेड़ दूँ क्या, जंग करूँ क्या, ये उन्होंने कहा था, जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ताना बन चुका हुआ है। कल मैं सुन रहा था वज़ीर ख़ारजा साहब, जिनकी पूरी जो है टेन्योर था, वो वज़ीर ख़ारजा साबिक जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका पूरा दौर जो था वो उमरकोट, कराची कभी कभी, लेकिन उमरकोट, घोटकी, मुल्तान और लाहौर और इस्लामाबाद तक पूरी सफारतकारी करते गुजरा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी किधर है वज़ीर ख़ारजा, पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा हैं, पीपल्स पार्टी ने कश्मीर की बुनियाद, पीपल्स पार्टी की बुनियाद कश्मीर पर थी, वगैरह वगैरह, इस तरह के ताने दे रहे थे। तो बिलावल भुट्टो क्यों खामोश है, किधर है? हुआ ये था कि वहाँ पर एक कश्मीर में हदबंदी कमीशन बना था, और वो हदबंदी कमीशन ज़ाहिर है वो उस 5 अगस्त के उस इक़दाम से निकला था, जिस इक़दाम को जो है वो मोदी के लिए दुआएं मांगी थी इमरान खान साहब ने कि जी मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, तो दोबारा आएगा। तो मोदी आए और उन्होंने कश्मीर ही हड़प कर लिया। तो हड़प करने का जो अगला बंदोबस्त था वो हदबंदी का था, ताकि मुस्लिम अक्सरियत को वहाँ पर अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए कश्मीर में, चाहे पाकिस्तान के जो यहाँ आज़ाद कश्मीर है और चाहे मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पर गैर कश्मीरी को किसी किस्म की प्रॉपर्टी बनाने की वो इजाज़त नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि खुसूसी हैसियत है कश्मीर की। जब तक वो सेटल नहीं होता मामला, जब तक तनाज़ा हल नहीं होता, तब तक कश्मीरी जितने बाय बर्थ कश्मीरी हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, और कोई वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकता। रह तो सकते हैं लोग जाकर, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता। तो ये अब वहाँ पर हदबंदियाँ होंगी, तो वहाँ पर ज़ाहिर है फिर मोदी ने और बीजेपी ने क्या करना है। तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी, मजम्मत की। लेकिन दूसरी जो बातें थी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, एक बहुत बड़ा इंकशाफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था,
और वो इंकशाफ जो मैं आपको 10 अप्रैल की अपने एक व्लॉग में वो ख़बर दे चुका हुआ था कि क्या क्या होता रहा 9 अप्रैल को। वैसे तो बहुत कुछ होता रहा। इमरान खान साहब बनीगाला में बैठकर बहुत कोई मतलब ऐसी ऐसी हरकतें वहाँ से करते रहे। 5-5 मिनट के बाद इजलास मुलतवी, 4 बार इजलास मुलतवी हुआ था और उनकी कोशिश थी कि रात को 12 बजे तक इजलास मुलतवी हो और अदालती हुक्म जो है वो गैर मौसर हो जाए। और क्योंकि अदालत ने तो कहा था कि 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए, हर सूरत अदालत का फैसला जो है वो गैर मौसर हो जाए, 10 अप्रैल हो जाए और हम कहेंगे तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकी, लिहाजा मैं फिर असेंबली तोड़ूंगा और फिर मैं दौड़ जाऊंगा। ये इमरान खान साहब का था ना, तो उनको दौड़ने नहीं दिया गया था। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब क्या करते रहे थे वो मैंने आपको खबर 10 अप्रैल को अपने व्लॉग में दी थी, जिसका टाइटल था इमरान खान साहब की आखिरी धमकी और 2 आखिरी अहकामात। वो मैंने 10 अप्रैल को बताया था। लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। जब कोई सियासतदान अपना पार्लियामेंट के फोरम पर जलसे में खड़े होकर बोलता है तो उसके पास अपने लिए कुछ हो कि जी मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास क्या है। ये नहीं होता कि जी फ़लाँ की शक्ल ख़राब है, फ़लाँ को उर्दू नहीं आती, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर, कल की आसिफ ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब भी लंदन में, तो आप सुन लीजिएगा, वो भी बात करेंगे। तो एक होता है कि जी हमने क्या किया, हम क्या करना चाहते हैं, ये एक पूरा सियासत में होता है। और एक छोटा सा हिस्सा मुखालफिन पर तनकीद करने के लिए होता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इमरान खान साहब के आइनी ज़ात पर नहीं हमला किया। आज के उसमें उन्होंने जो कुछ आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, पाकिस्तान की मईशत के साथ जो कुछ कर गए, अब तो ढका छुपा नहीं ना रहा। पाकिस्तान की मईशत के साथ जो कुछ कर गए, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के साथ जो कुछ कर गए, और अब जो वो करना चाह रहे हैं, जिसको शेख रशीद कभी बोल रहे हैं उस बात पर उनकी ज़बान से, कभी वो खुद बोल रहे हैं, कभी फवाद चौधरी बोल रहे हैं, तो उस सारे मामलात पर उन्होंने बात की। जो सबसे अहम जो नुकता था उनका, एक तो वो ज़ाहिर है एक पॉलिसी थी जो जिस पर तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक हुआ था सारी जमातों में, वो था कि इलेक्शन इस्लाहात होंगी, नैब का कोई बंदोबस्त होगा ताकि कोई किसी को इंतकाम का निशाना आगे ना बनाया जाए, और कुछ ज़रूरी तरामीम होंगी, वो करने के बाद फिर इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। 2, 4, 5, 6 माह का टोटल प्लान बनाया गया था कि हमने ये करना है। लेकिन क्या ज़ाहिर अप्रैल में जब हुकूमत गई है तो फिर बजट जो जून में आना है, तो बजट और बजट के साथ इस्लाहात और उसके बाद इंतखाबात का ओरिजिनल गेम प्लान था। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसको बता दिया जी हमारा गेम प्लान ये था। तो एक ये कि हम इस्लाहात के बगैर इंतखाबात में नहीं जाएंगे। जो आसिफ ज़रदारी साहब ने कल बात की उसको उन्होंने रिपीट किया। दूसरी चीज़ जो थी, जो इससे भी ज़्यादा अहम थी, वो है इमरान खान साहब का सियासी बंदोबस्त करना, जमहूरी बंदोबस्त करना। अब इमरान खान साहब को जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं और फिर इमरान खान साहब का अपना किरदार, वो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब का रवैया किसी तौर पर भी सियासी नहीं है। वो अदालतों को नहीं मानते, वो आइन को नहीं मानते, वो जमहूरियत को नहीं मानते, वो पार्लियामेंट को नहीं मानते। उन्होंने अपने 3.5 साल हुकूमत, 4 साल हुकूमत में, उससे पहले जब वो अपोजिशन थे, लानत भेजता हूँ मैं ऐसी पार्लियामेंट पर, लानत भेजता हूँ ऐसी जमहूरियत पर, वो इनका इमरान खान साहब का अंदाज़ था। तो उनको उनके, और अब भी जब हुकूमत में नहीं है, जब हुकूमत में थे तो पार्लियामेंट में आते ही नहीं थे, कहते मैं चोरों और डाकू वाली पार्लियामेंट में जाकर, भाई उसी पार्लियामेंट से आप मुंतखब हुए, वहाँ जाकर आपको खिताब करते हुए सिंधीज कहते हैं कि तप पंजाबी में कहते हैं बुखार चढ़ता है आपको वहाँ जाकर खिताब करने में। नहीं जाते थे, टीवी पर बैठकर खिताब कर लेते थे। चंद अजीबोगरीब किस्म के लोगों के सामने बैठकर अपना वो पूरा समझते थे कि जी मैंने बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है, वोट लिया कहीं से और जवाबदेही कहीं कर। जवाबदेही नहीं होती थी, वो एक लेक्चर होता था, एक खिताब होता था, अपना शौक़ पूरा करने का उनको होता था कि जी मैंने बात करनी है, बस आधा घंटा पौना घंटा खिताब करना है। तो इमरान खान साहब कि मुखालफिन तो उन पर इल्ज़ामात आयद करते ही रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का अपना जो रवैया है वो भी उनके इल्ज़ामात की तस्दीक करता है कि इमरान खान साहब गैर सियासी किस्म के आदमी हैं, इमरान खान साहब गैर जमहूरी आदमी है, इमरान खान साहब आइन कानून में यकीन नहीं रखते, जमहूरियत इंतखाबात इनमें इमरान खान साहब यकीन नहीं रखते। इंतखाबात वो तस्लीम करेंगे जिसमें खुद जीतेंगे। अभी कह रहे हैं ना मुझे 2/3 नहीं मिलेगी तो मैंने तो दोबारा इंतखाबात करवाने। भाई आप किस तरह करवा सकते हो दोबारा इंतखाबात? अगर आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती, यहाँ सादा अक्सरियत आने के बाद आप करवा सकते हैं, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि इंतखाबात में आपको सादा अक्सरियत भी नहीं मिल रही और उसके बाद आप कहेंगे हाँ सादा अक्सरियत के बाद आप क्योंकि आप हुकूमत में, आपको लगता है कि नहीं आपको आइनवी तरामीम करने के लिए आपको एक बार फिर मैंडेट चाहिए, आपका राइट है, आप इंतखाबात में जा सकते हैं, ये कानूनी तौर पर आपको कोई नहीं रोक सकता। सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर इससे मुल्क का कबाड़ा हो जाएगा। मुझे 2/3 चाहिए, 2/3 के बगैर मैं नहीं खेडांगा, तो चले जी। तो इमरान खान साहब का जो रवैया है
वो गैर सियासी है। सियासी लोग 125 अरकान पर भी 18वीं तरमीम कर जाते हैं। 125 अरकान थे पीपल्स पार्टी के पास, इमरान खान साहब के पास 155 अरकान थे, और इत्तेहादी ऐसे कि जो बात ही नहीं करते थे, चू ही नहीं करते थे। इत्तेहादियों को फ़ोन आ जाता था, काम हो जाते थे इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब को किसी के पास जाना नहीं पड़ता था, किसी को फंड नहीं देना पड़ता था, कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती थी। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब ने जो कल्चर पैदा किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज उसका बंदोबस्त करने की बात की है, सियासी और जमहूरी, जिसकी पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है। चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे नून लीग की साइड पर ऐसे लोग हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की साइड पर ऐसे लोग हों, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब की साइड पर ऐसे लोग हों, उनका बंदोबस्त जो सियासत में बदतमीज़ी, गालम गलोच, अदम बर्दाश्त, तशद्दुद और बिलावजह की फतवाबाजी का कल्चर परवान चढ़ा रहे हैं, जो नफ़रत और तकसीम जिस नहज पर लेकर आ चुके हुए हैं कि लोग, मतलब पिछले दिनों एक था कि एक बंदे ने कत्ल कर दिया कि जी आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बात क्यों कर रहे हो, वही जो अल्ताफ़ हुसैन साहब किया करते थे। आज 12 मई है, इत्तेफाक से 12 मई को जो कुछ कराची में हुआ था, वही मुशर्रफ ने यूँ बाल हिला कर कहा था, जी मैं देखी कराची में मेरी ताकत, 60-65 लोग शहीद कर दिए गए थे। क्यों कि मुशर्रफ को और उनके उत्तहादी अल्ताफ़ हुसैन साहब और उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पसंद नहीं था कि इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो बाहर निकले। बाद में इफ्तिखार चौधरी के किरदार ने भी उनको तारीख़ में यूँ मिला दिया, मट्टी में मिला दिया कि उनका किरदार जितना उनको पॉपुलैरिटी मिली थी, लोग जितने उनके साथ थे, उनके पीछे थे, उन्होंने एक एक के अरमानों पे पानी फेरा, और नतीजा ये हुआ कि तारीख़ ने उनके ऊपर पानी फेर दिया। हालांकि वो तारीख़ की एक अनोखी किस्म की तहरीक थी, बहाल हुए थे, इस तरह जजेस बहाल नहीं हुआ करते, बहाल भी हुए थे। तो बहरहाल तो वो जो कल्चर था नफ़रत का, इमरान खान साहब ने पैदा कर दिया, वो उसकी याद दिला रहा है कि इमरान खान के मुखालिफत सारे के सारे गद्दार। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें एक कल्चर बदलने के लिए प्रॉपर ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा, COD के में जो चीज़ें रह गई उन पर अमल दरामद करना, COD 2 करना, ये अपनी जगह, लेकिन उससे बड़ी चीज़ सियासी कल्चर को से अदम बर्दाश्त ख़त्म करना, एक ज़ाब्ते अखलाक बनाना जिसके लिए सारे मिल बैठे। पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़रूरत है। ये तकसीम बहुत हद, अब आप देखें ना कि अख्तर मेंगल इमरान खान के साथ थे तो मुहिब वतन थे, इमरान खान को छोड़ दिया तो गद्दार हो गए, इंडियन एजेंट हो गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनके वोट से इमरान खान की हुकूमत 4.5 साल रही, वो ठीक थे। इमरान खान को छोड़ा, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर फवाद चौधरी जो है वो बलोच, गद्दार और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले इंडियन एजेंट साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उनके ट्वीट्स उठाकर देख लें। ये जो तकसीम है, इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सियासतदान के तौर पर, एक मुदब्बर सियासतदान के तौर पर, आज कौमी असम्बली में जो खिताब था उनका, उसमें उन्होंने कहा कि जी इस पर बैठें, पहले इस चीज़ को ठीक करें, अगर ये हम ठीक ना कर सके तो इंतखाबात खूनी होंगे। जिस तरफ इमरान खान साहब इंतखाबात को लेकर जा रहे हैं, हालात को, इंतखाबात को नहीं हालात को, उसमें इंतखाबात साफ शफाफ भी नहीं हो सकते और उसमें इंतखाबात पुरअमन भी नहीं हो सकते। जो हालात वो पैदा कर रहे हैं, लोगों को, रेस्टोरेंट्स के ऊपर लोगों पर हमले हो रहे हैं, घरों के ऊपर मुजाहरे हो रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कल कहा था ना जी, मुशर्रफ ने हमें जेलों में रखा, हमारे ऊपर हमें कत्ल करवाया, हमने कभी मुशर्रफ के दरवाजे पर जाकर एहतजाज नहीं किया। ये रवैया नहीं होता सियासत में जो इमरान खान साहब पैदा कर रहे हैं। बल्कि आज तो वो शमा जुने जो हैं वो उन्होंने एक्टिविस्ट हैं और एक वक्त की बहुत खूबसूरत अदाकारा थी, बहुत एक अच्छी डेमोक्रेट हैं। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है, वो लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं PTI के लोग, जिसमें लिखा हुआ है वी वांट इमरान खान एंड ट्रंप। चलें जी, इमरान खान तो आप मांग रहे हैं लंदन में बैठकर पाकिस्तान के लिए, लेकिन ट्रंप किसके लिए मांग रहे हैं? और है क्या हकीकी आज़ादी की तहरीक? हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए ट्रंप का किसके लिए मांग रहे हैं? अमेरिका ने कहा हमें नहीं चाहिए, आप अपने लिए मांग रहे हैं। ट्रंप के पाकिस्तान में ट्रंप और इमरान खान के कोम्बो बनकर हुकूमत हो। इमरान खान साहब वैसे कोम्बो हैं, ट्रंप के मोदी के मज़हब का कार्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत में, जिस तरह मोदी के और हिटलर के, मतलब जिस स्टाइल में वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की जो सियासत है, जो उसका जो बंदोबस्त है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की इस तजवीज़ के तहत हो सकता है। इमरान खान साहब साफ़ सुथरी सियासत करें, फतवाबाजी से बाहर निकलें, गद्दारी के इल्ज़ामात से बाहर निकलें, सर्टिफिकेट बांटने से बाहर निकलें, अपनी बात करें, मुखालफिन पर तनकीद करें, इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन जो तकसीम है, जो नफ़रत है, उस नफ़रत को अगर वो बढ़ाएंगे
तो फिर उनका बंदोबस्त यही है कि पाकिस्तान के बाकी सियासी जमातें एक ज़ाब्ता अखलाक बनाकर एक कल्चर के तहत आगे बढ़ें। तो एक बहुत खूबसूरत तजवीज़ थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। और अगली चीज़ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की है वो इंतखाबी इस्लाहत वाली बात तो मैं कर गया, नैब वाली बात भी, लेकिन जो अहम बात थी उन्होंने बताई वो ये थी कि तहरीक अदम एतमाद की रात, यानी एक रात पहले मुझे पैगाम भेजा गया एक वज़ीर के ज़रिए इमरान खान साहब की तरफ से। वज़ीर का मुझे पता है, जो वज़ीर पैगाम लेकर आए थे, बहुत फुदक कर वो बातें करते हैं, लेकिन वो पैगाम लेकर गए। उन्होंने पीपल्स पार्टी के कायद लीडर को कहा कि आपकी चॉइस है, तहरीक अदम एतमाद वापस लें, फ़ौरी इंतखाबात पर आमादा हो जाएँ, वरना मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाएँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको कहा था जी अब तो कुछ नहीं वापस होगा, आपने जो करना है कर लें, हम पीछे नहीं हटते। ये खबर मैंने 10 अप्रैल के व्लॉग में, यानी जिस तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी और अगली सुबह जो मेरा पहला व्लॉग था उस पर मैंने ये गुजारिश की थी कि ये धमकी भी दी गई थी आखिरी रात, आखिरी लम्हों में, आखिरी घड़ियों में ये धमकी भी दी गई थी कि जी ये करेंगे तो फिर मार्शल लॉ लगेगा। और ये कोशिश की भी गई, आर्मी चीफ साहब को डी नोटिफाई करने की कोशिश भी हुई, सारा कुछ हुआ। और उससे पहले बहुत और कोशिशें भी की गई, और बल्कि आर्मी चीफ साहब को बुलाकर परवेज़ खटक के ज़रिए, वज़ीर दिफा के ज़रिए आर्मी चीफ साहब को बुलाकर कहा गया कि जी इनको अपोजिशन को कहें कि तहरीक अदम एतमाद वापस लें, मैं फ़ौरन इंतखाबात करवा देता हूँ। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि ये 3 ऑप्शन हो सकती हैं। आर्मी चीफ और DGISI ने बात DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी, 3 ऑप्शन हैं, तहरीक अदम एतमाद वापस हो, फ़ौरी इंतखाबात करवाए जाएँ, आप इस्तीफ़ा दें या तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। इमरान खान ने कहा कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद वापस हो जाए, यानी मुकाबला करना नहीं जानते ना, कहते हैं डट के नहीं खड़े हो रहे थे, कह रहे थे नहीं तहरीक अदम एतमाद वापस करवाएं, उनको कह दें तहरीक अदम एतमाद वापस करवाएं, मैं असेंबली तोड़कर इंतखाबात करवाना चाहता हूँ। तहरीक अदम एतमाद लाने वाले जिन्होंने नंबर शो कर दिया हुआ था, जो ये चाह रहे थे कि हम इस्लाहात के बगैर इंतखाबात में नहीं जाना चाहते वरना फिर कोई सिलेक्टेड आ जाएगा, वो क्यों कर इस बात पर आमादा होते, उन्होंने इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ साहब ने बताया था अपोजिशन की जॉइंट अपना पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कि ये ऑप्शन आई है इमरान खान साहब की तरफ से और एक ताकतवर शख्सियत ने दी है, तो तब भी समझ आ गई थी ताकतवर शख्सियत कौन है। बाद में इमरान खान साहब कह रहे थे नहीं, आर्मी चीफ मेरे पास अपोजिशन की तरफ से ये पैगाम लेकर आए थे। यानी मतलब अक्सर मैं सवाल करता हूँ कि झूठ की कोई शक्ल होती तो किस तरह की होती, जवाब आप खुद ढूंढ लीजिए। तो एक ये चीज़ थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरह तरह के हरबे इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए थे। आखिरी कार्ड ट्रंप कार्ड उन्होंने चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको बता दिया गया था कि भाई आप तहरीक अदम एतमाद आपके ऊपर 3 अप्रैल को हो चुकी हुई है, 3 नवंबर आप कर चुके हुए हैं, लिहाजा आप अब वज़ीर आज़म नहीं हैं टेक्निकली पाकिस्तान के, आप काबिज़ वज़ीर आज़म हैं, लिहाजा आपने नोटिफिकेशन जो बनाया है ना, ये नोटिफिकेशन वापस ले लें। मतलब ये इस पर अमल दरामद नहीं होगा, इसको फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, और फाड़ कर फेंक दिया गया था। तो इमरान खान साहब ने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया था। तो बहरहाल वो जो धमकी थी, जो खबर मैंने ही सिर्फ दी थी, पाकिस्तानी मीडिया में वो खबर आज हाईलाइट हो रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंकशाफ के हवाले से, तो वो मैंने खबर दी थी कि बिलावल को धमकी, बाज़ाब्ता एक धमकी दी गई थी, मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाओ। बिलावल ने कहा था कि जी मार्शल लॉ मेरे नाना ने बर्दाश्त किया, मेरी वालदा ने उस उम्र में बर्दाश्त किया जब मेरे से उम्र में छोटी थी, मैंने बर्दाश्त किया, मेरी वालदा ने दूसरा मार्शल लॉ बर्दाश्त किया, मेरे वालिद ने बर्दाश्त किया, तो ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, मतलब कोई मसला नहीं है, आपसे हम आप जाएँ, आपकी कोई धमकी शमकी हम नहीं कबूल कर लेंगे, हमने आमिरों की धमकियां भी बर्दाश्त की हुई है और उनका सामना किया हुआ है, लिहाजा ये पैगाम गया था, लिहाजा आपने जो करना है कर लें, हम आपकी इस धमकियों में नहीं आने वाले। अब मैं आ रहा हूं उस तूफान पर, वो सुनामी जो बनकर उठ रहा है। परवेज़ इलाही साहब की आज अचानक एक वीडियो बयान आ गया है जी। आर्मी चीफ साहब को पहले दिन से इमरान खान साहब कभी मीर जाफ़र कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई, और ज़ाती महफ़िलों में उनके मुतालिक जिस तरह के कलमात अदा करते हैं वो हम नहीं बता रहे। शेख रशीद साहब आगे बता चुके हुए हैं कई बार किसी मतलब बहरहाल। तो परवेज़ इलाही साहब जो थे वो इमरान खान साहब के साजिशी बयानिए के साथ खड़े हुए थे कि जी वो अमेरिका की साजिश हुई है, अपना तहरीक अदम एतमाद जो है वो जाली है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, पंजाब में भी जो इस्तीफ़ा जाली है, पंजाब का जो इलेक्शन भी जाली है, वो एक पूरा, और उन्होंने इमरान खान साहब के अनारकी या फसाद या फितने वाले पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट था उसमें मरकज़ी किरदार अदा किया परवेज़ इलाही साहब ने, ख़ास तौर पर पंजाब में। आज भी पंजाब का सूबा जो है वो बग़ैर
वज़ीर हुकूमत के चल रहा है प्रैक्टिकली। वज़ीर आला तो है, हुकूमत नहीं बन पा रही क्योंकि गवर्नर हलफ नहीं ले रहे। परवेज़ इलाही कायम मकाम गवर्नर बनेंगे, वो उनकी तरफ जा रहे हैं, या वो कायम मकाम गवर्नर बनने को आज भी तैयार नहीं है इमरान खान साहब के उसमें। लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब ने, उनको भी ख्याल आ गया कि नहीं, आर्मी चीफ साहब के मुतालिक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उस पर कम अज़ कम मुझे बोलना चाहिए। बाकी मुस्लिम लीग नून की मुखालफत अपनी जगह। तो उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात करना ये अजीब मंतक है। फ़ौज, आर्मी चीफ पर तनकीद पूरी फ़ौज पर तनकीद होती है, पूरी फ़ौज को निशाना बनाना होता है, और ये हमारे दुश्मनों का एजेंडा होता है। इससे दुश्मनों की जो है वो मकासद हासिल होते हैं, फ़ौज को कमज़ोर करना। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने गुज़िश्ता हुकूमत को मुआशी, सफारती, हर महाज पर उनका साथ दिया। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन, सऊदी और अरब ममालिक जहाँ जहाँ फंड्स चाहिए थे उन्होंने दिलवाए, और उनको इमरान खान साहब की मदद की, और हर तरह की भाग दौड़ की उन्होंने। और नून लीग इमरान खान के आर्मी चीफ के मुतालिक बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अब इमरान खान के जो आर्मी चीफ के मुतालिक बयानात हैं उसका नून लीग नोटिस ले ना ले, DGISPR ने लिया, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया। लेकिन तब तक जब DGISPR की प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे कुछ के बावजूद परवेज़ इलाही साहब चुप थे। क्यों चुप थे और अब क्यों बोले हैं, ये वो है पॉइंट, वो जिसको मैं कह रहा हूँ ना, पत्थर भी नहीं है, कंकर था, और उस कंकर से उठने वाली लहरें सुनामी बनती जा रही इमरान खान साहब के लिए। चुप थे परवेज़ इलाही साहब। आज क्यों बोले हैं? आज उन्होंने जो लंबा चौड़ा 3-4 मिनट का वीडियो बयान जारी किया है, प्रेस रिलीज भी नहीं जारी की, वीडियो बयान जारी किया है, आज उनके दिल में आर्मी चीफ की मोहब्बत क्यों जागी है? कल सवाल हुआ था आसिफ जरदारी से, संजय साधवानी ने किया था कि जी आप कमर जावेद बाजवा साहब को तो सलूट कर रहे हैं कि वो एपॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है जनरल फैज़ हमीद साहब पर कि वो इमरान खान साहब को लाएं और वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा था वो बेचारे तो खुद खुदे लाइन लग गए, फैज़ साहब खुद खुदे लाइन लग गए। आसिफ जरदारी साहब की बात में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है? कामरान खान साहब ने मुतालबा किया DGISPR से कि इसकी वजाहत होनी चाहिए इस बात पर कि क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। होनी चाहिए, बिल्कुल। आसिफ जरदारी साहब एक सियासतदान है, उन्होंने एक पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जनरल और कोर कमांडर के मुतालिक ऐसी बात की है कि वो खुदे लाइन है, वजाहत होनी चाहिए। लेकिन उसके सियासी असरात जो हैं वो ख़तरनाक निकले। कल भी मैंने गुजारिश की थी कि आसिफ जरदारी साहब की इस बात से इमरान खान साहब की तरफ जो लोग समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं ग्रे एरिया है, कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है, जो ये सोचकर इमरान खान साहब के पीछे लगे हुए थे, या जो आखिरी वक्त पर अपोजिशन के साथ सारे मामला तय करके वजारत आला पंजाब की डन करके मिठाई खिलाकर जो बनी गाला पहुँच गए थे, इसी चक्कर में पहुंच गए थे कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को मदद हासिल है, और वो इनको बहकाने वाले, बहलाने वाले, फुसलाने वाले खुद भी अपने ओहदे से इस्तीफा देकर चले गए अभी चंद रोज़ पहले। तो वो एक जो तासुर था ना कि कहीं ना कहीं इमरान खान को कोई मदद हासिल है, कल की उस बयान से अब क्या है हकीकत इसमें मुझे नहीं अंदाज़ा। मैं कुछ इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। आसिफ जरदारी साहब की बात ठीक है, गलत है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। मैं उसके सियासी नताइज की, सियासी असरात की बात कर रहा हूँ। उसका असर आज आपने देख लिया। कल ही मैंने गुजारिश की थी कि इसका बहुत इमरान खान की सियासत पर बहुत मनफी असरात पड़ेंगे आसिफ जरदारी साहब के इस जुमले से कि वो बेचारे खुद खुदे लाइन है। परवेज़ इलाही साहब की आज की स्टेटमेंट आर्मी चीफ के हक़ में ये उसी बयान का, उसी एक जुमले का नतीजा है। वरना परवेज़ इलाही साहब DGISPR की मैंने गुजारिश की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुप थे, उनकी प्रेस रिलीज के बावजूद चुप थे। इमरान खान साहब जलसों में जानवर न्यूट्रल होता है, और फवाद चौधरी ने भी ये कह दिया कि जी चौकीदार इंतखाबात करवाएं। बार बार शेख रशीद साहब कह रहे थे अनारकी होगी, फसाद होगा, ये होगा, वो होगा, फ़ौज मुदाखलत करे। सारे मामलात के बावजूद ये चुप थे। फ़ौज पर बरह रास्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे, तब भी चुप थे। अब जब बोले हैं तो वो जो पत्थर कनकर आसिफ जरदारी ने मारा है ना पाकिस्तान के सियासत के समंदर में, वो सुनामी बन रहा है, इमरान खान को घेर रहा है वो। मरीम नवाज साहिबा ने बातें की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत थी, पेशी थी, वहाँ पर वो बोली हैं। उसमें बाकी जाहिर है इमरान खान साहब उनका होता है मरकज़ उनकी बातों का। इमरान खान साहब ने इनके साथ कोई कम नहीं की, जिस वजह से मरीम नवाज साहिबा का पूरा फोकस इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद पर होता है। लेकिन उनसे भी सवाल हुआ आर्मी चीफ के मुतालिक कि अगला आर्मी चीफ कौन होना चाहिए, तो उन्होंने इसी तरफ इशारा किया कि जो साफ शफाफ हो, बेदाग हो, जिसका के किरदार पर किसी किस्म का कोई दाग ना हो,
और जो अगर आर्मी चीफ लगे तो लोग, पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को इज़्ज़त करे, क्योंकि लोग पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त करना चाहते हैं। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस एक जुमले के गिर्द घूम रही है। वैसे मरीम नवाज़ साहबा ने जनरल फैज़ हमीद साहब को ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया, उन्होंने अपनी पिटीशन भी दायर की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, और उनका जो था पिटीशन थी उनकी, क्या नाम है उनका, बयान हल्फी जस्टिस अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले शौकत सिद्दीकी साहब, उनकी स्टेटमेंट को भी बुनियाद बनाकर उन्होंने अपना फैज़ हमीद साहब पर तनकीद की। लेकिन उसका ये था कि वो उनको मुतनाज़ा बन रहे थे। लेकिन जो ये आसिफ जरदारी साहब का जुमला था, उसने इमरान खान साहब की जो सपोर्ट कर रहे थे लोग, इस ख्याल से कि इमरान खान को अंदर से अभी भी सपोर्ट है, उस जुमले ने तबाही फेर दी इमरान खान साहब की। वो इसी वजह से मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो सोनामी बन रहा है वो एक, और इमरान खान साहब का पसंदीदा है सोनामी सब्जेक्ट। वो कहते थे 2013-11 से लेकर सोनामी आ रहा है, सोनामी आ रहा है। दुनिया कहती थी कि भाई सोनामी तबाही का शाखसाना होता है, सोनामी कोई सियासत में इस्तेमाल करने वाली टर्म नहीं है। तब्दीली आना अच्छी चीज़ है, खुशहाली आना कोई इस तरह का, लेकिन नहीं, सोनामी आ रहा है, सोनामी आ रहा है, सोनामी आ रहा है। तो सोनामी तब आया कि नहीं आया, एक जुमले से पाकिस्तान की सियासत के समंदर में आसिफ जरदारी ने ज़रूर सोनामी बर्पा कर दिया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।